सो इस चैप्टर में बात करते हैं डीप इन नरेटिव की। डीप इन का मतलब होता है डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज है और उस कैटेगरीज के अंदर वायरलेस नेटवर्क्स आ जाते हैं, स्टोरेज नेटवर्क्स आ जाते हैं, कंप्यूटिंग नेटवर्क्स आ जाते हैं, सेंसर नेटवर्क्स आ जाते हैं। बेसिकली इस नरेटिव के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो एक फिजिकल इंफ्रा बिल्ड कर रहे हैं और उस फिजिकल इंफ्रा को डिजिटली लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। सो फिजिकल इंफ्रा की जब बात करते हैं तो उसमें फिजिकल डिवाइसेस यूज़ होते हैं। कंप्यूटिंग की केस में बात करेंगे तो कंप्यूटर्स यूज़ हो गए, जीपीयू यूज़ हो गए। वायरलेस नेटवर्क की बात करेंगे तो हॉटस्पॉट यूज़ हो गए। सेंसर नेटवर्क की बात करेंगे तो सेंसर यूज़ हो गए। स्टोरेज नेटवर्क की बात करेंगे तो वहाँ पे हार्ड डिस्क यूज़ होगी, स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ होगी। सो यहाँ पे फिजिकल डिवाइसेस का कहीं ना कहीं रोल होता है और लाइक अल्टीमेटली पर्पज़ ऐसा होता है कि उस फिजिकल डिवाइसेस का एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया जाए और जहाँ पे जिन लोगों को यूज़ करना है डिफरेंट पर्पज़ के लिए वो उस नेटवर्क को यूज़ कर पाए और उस नेटवर्क को एक्सेस कर पाए और वहाँ पे डिजिटली एक्सेस कर पाए। और एट द सेम टाइम जो कॉस्ट ऑफर की जा रही है डीपिन के नेटवर्क्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कम हो एज़ कम्पेयर टू अगर सेंट्रलाइज काउंटर पार्ट उनका यूज़ करते। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको अमेजोन का AWS की सर्विस यूज़ करनी है और वही आप फाइल कोइन को यूज़ कर रहे हो तो फाइल कोइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीप है अमेजोन के AWS से। सिमिलरली अगर आप आकाश को यूज़ कर रहे हो कंप्यूटिंग के लिए और उसके उसके कंपेयर में कोई वेब टू इंफ्रा यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको 10x का डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे इनका मेन पर्पज़ ऐसा है कि जो नेटवर्क वो बिल्ड कर रहे हो नेटवर्क इतना सही तरीके से बिल्ड हो, वहाँ पे उतना इंसेंटिव डाला जाए ताकि लोग पहली बार तो जो उस नेटवर्क को ज्वाइन हो रहे हैं उनके पास भी मोटिव हो ज्वाइन होने का, क्योंकि नेटवर्क के अंदर हर कोई तो ज्वाइन होगा नहीं, राइट। जैसे अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मुझे एक जीपीयू का नेटवर्क बनाना है, वहाँ पे जीपीयू की कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का नेटवर्क होगा और लोगों को मैं इनवाइट करूँ कि वो अपने जीपीयू रिसोर्सेज मेरे को दे, उस पूल के अंदर डालें। वो तभी डालेंगे जब उनको इंसेंटिव मिलेगा, राइट। विदाउट एनी इंसेंटिव पीपल विल नॉट मोटिवेटेड टू जॉइन एनी काइंड ऑफ डीप इन नेटवर्क। सो इंसेंटिव का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा मेन होता है। और इंसेंटिव ये लोग कहाँ से लाते हैं उसकी अगर बात करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं कि फंडिंग ज़्यादा रेस होती हो या पैसा काफ़ी ज़्यादा उनके पास होता है। सब स्टार्टअप है, उनके पास इतना फंड नहीं है इंसेंटिव देने के लिए। इंसेंटिव का जो मॉडल आता है उनके टोकनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। तो जो भी आपको डीप इन की टोकन्स मिलेगी उनकी जो टोकनॉमिक्स होगी उसमें आपको मिलेगा कि 50 से 70% के आसपास जो टोकन होते हैं वो इंसेंटिव के लिए अलोकेट किए गए होते हैं। तो काफ़ी मेजर सप्लाई इंसेंटिव के लिए अलोकेट करते हैं और इंसेंटिव का शेड्यूल होता है। कई बार वो इंसेंटिव का शेड्यूल 20 साल का होता है, कई बार 30 साल का होता है, कई बार 10 साल का भी होता है। जितने लंबे इंसेंटिव चलते हैं उतना उस नेटवर्क जो है वो एफिशिएंटली काम करता है, वहाँ पे और लोग ज्वाइन होते हैं। जितना ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा लोग वहाँ पे ज्वाइन होंगे और जितना ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा तो वो नेटवर्क अफोर्डेबल सर्विस भी प्रोवाइड कर पाएगा, उसकी अफोर्डेबल रेट्स वगैरह भी होगी और कम्पीट भी कर पाएगा वेब टू काउंटर पार्ट से। इसलिए इंसेंटिव का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम डीप इन कैटेगरी की बात करते हैं। और इंसेंटिव देने के लिए टोकन की सप्लाई में से टोकन्स यूज़ किए जाते हैं। टोकनॉमिक्स इस टाइप से बनाई जाती है जहाँ पे 70% तक जो है इंसेंटिव के लिए अलोकेट हो। यही रीज़न है कि आप देखते हो कि फाइल कोइन हो गया या फिर आकाश हो गया, हीलियम हो गया, वहाँ पे टोकन की ज़्यादा सप्लाई इंसेंटिव के लिए रिजर्व होती है और वो सर्कुलेशन में आना बाकी होती है। सो इनका सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको हमेशा कम दिखता है। जैसे फाइल कोइन में आपको 22% के आसपास ही सर्कुलेशन सप्लाई दिखेगा। इसका मतलब ये है कि उसमें अभी भी इंसेंटिव के लिए जो सर्कुलेशन है वो आना बाकी है। 30 साल का इंसेंटिव सर्कुलेशन है वैसे फाइल कोइन का, तो 27 साल और चलेगा, 27 साल और इंसेंटिव उसमें से आएंगे। सेकेंड चीज़ ये क्या करते हैं, इंसेंटिव को कम करते हैं। हर साल ये ट्राई करते हैं कि इंसेंटिव का शेड्यूल इस टाइप से बनाते हैं कि हर साल इंसेंटिव की सप्लाई आ रही है वो धीरे धीरे कम होती रहे, राइट। और वो ट्राई करते हैं कि डिमांड बढ़े टाइम के साथ और सप्लाई है वो कम हो। तो बट स्टार्टिंग में उनको सप्लाई साइड बनाना पड़ता है, स्टार्टिंग में सप्लाई बिल्ड करनी पड़ती है, इंसेंटिव बिल्ड करना पड़ता है, उसके बाद डिमांड पे काम करता है। तो जो सप्लाई बिल्ड का प्रोसेस होता है, जो उनको नेटवर्क पे पार्टिसिपेंट ज्वाइन करवाने होते हैं और जो इंफ्रा सेटअप करना होता है, वो प्रोसेस में भी 4-5 साल का टाइम लग जाता है। जैसे हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम 2016 से काम कर रहा है और 2020-21 तक जाते जाते उसका हॉटस्पॉट का सेटअप बनना स्टार्ट हुआ और अभी उनका इंफ्रा अच्छा सेटअप हो चुका है। 3.5 लाख से ज़्यादा उनके पास हॉटस्पॉट का नेटवर्क है और अभी वो एप्लीकेशंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी दे आर ओपन टू बिजनेस, कई सारे IoT एप्लीकेशन उनके ऊपर बिल्ड कर रही है। उन्होंने अभी वायरलेस का एक डेटा पैकेज भी लॉन्च किया है US यूरोप पे। सो नाउ एप्लीकेशन साइड पे, डिमांड साइड पे वहाँ पे काम होना स्टार्ट हो गया है। हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम की जो सप्लाई का भी एमिशन इसी टाइप से रखा गया था कि सप्लाई इनिशियली काफ़ी ज़्यादा थी, इंसेंटिव काफ़ी ज़्यादा था, इंसेंटिव हर साल कम हो रहा है। सो यहाँ पे इस टाइप से वो इक्विलिब्रियम सेट किया जाता है कि पहले हम सप्लाई साइड बिल्ड करेंगे, इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, फिर डिमांड साइड पे काम करेंगे। और डिमांड साइड तभी बनती है जब पार्टनरशिप होती है,
और पार्टनरशिप तभी होगी जब वहाँ पे एक इंफ्रा सेटअप हो गया और वहाँ पे कहीं ना कहीं सर्विस अच्छी मिल रही है, कम्पिटिटिव प्राइस में सर्विस मिल रही है और एंटरप्राइज को या रिटेल को फ़ायदा हो रहा है यूज़ करने के लिए, देन ओनली दे विल स्टार्ट यूजिंग द सर्विस एंड स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय द डीपिन नेटवर्क। तो इस टाइप से पूरा सीन काम करता है। तो डीपिन नैरेटिव के अंदर जो टोकन के कॉमन यूटिलिटी आपको देखने को मिलती है वो होती है स्टेक फॉर एक्सेस, बर्न एंड मिंट, गवर्नेंस एंड गैस फीस। या जो बर्न एंड मिंट वाला जो यूटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और ये इस टाइप से काम करता है कि सप्लाई साइड पे वो इंसेंटिव देते हैं, लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक जितना रिवॉर्ड मिल रहा है इतना वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है और कहीं ना कहीं इंसेंटिव देके वो एक जो भी उनकी सर्विस जो ऑफर करने वाले हैं उसका एक अफोर्डेबल रेट इस्टेब्लिश कर दिया। अभी उससे अट्रैक्ट होके कंपनीज आएगी, इंटरप्राइज आएंगे, लाइक रिटेल वाले लोग आएंगे, उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, पे करना स्टार्ट करेंगे। तो जब भी वो सर्विस ऑप्ट इन करते हैं या उस इंफ्रा को यूज़ करते हैं उस केस पे उनको उनके टोकन बाई करने होते हैं। तो एक एडिशनल सेकेंडरी टोकन ये जनरली लॉन्च करते हैं, उसको क्रेडिट टोकन बोला जाता है। सो हीलियम के केस पे उसको बोलते हैं डेटा क्रेडिट टोकन। उस टोकन को बाई करना होता है, वो टोकन जो बाई होता है वो उनके नेटिव टोकन के अगेंस्ट बाई होता है। जैसे आपको हीलियम का डेटा क्रेडिट कॉइन जो है वो बाई करना है तो उससे पहले आपको हीलियम को बर्न करना पड़ेगा। सो बर्निंग एंड मिंटिंग का यहाँ पे सीन होता है कि आप एक सेकेंडरी टोकन मिंट तभी करोगे जब उनका जो प्राइमरी टोकन है वो बर्न करोगे। सो ये बर्निंग वाला जो सीन है वो सप्लाई रिड्यूस करता है टाइम के बाद। पहले तो सप्लाई इंक्रीज होती है, फिर सप्लाई शेड्यूल को फॉलो करती है और सप्लाई शेड्यूल के हिसाब से हर साल कम होती जाती है। उसके अगेंस्ट में इंसेंटिव जो है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट में अगर डिमांड बढ़ती है और जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना जो सप्लाई है वो बर्न होगा और बर्निंग प्रेशर आएगा और जितना बर्निंग प्रेशर आएगा एक टाइम के बाद टोकन जो है डिफ्लेशनरी हो जाएगा। सो एक एस्टिमेट के हिसाब से सपोज जैसे फाइल कॉइन है एग्जांपल के लिए, सो फाइल कॉइन में भी सिमिलर शेड्यूल है, सप्लाई जो है अभी बढ़ ही रही है और वहाँ पे डिमांड साइड अभी बनना स्टार्ट हो गई है। तो फाइल कॉइन अगर अमेजोन का 10% मार्केट शेयर भी कैप्चर करता है तो वहाँ पे डिफ्लेशन आ सकता है। जितना सप्लाई वो इबिट कर रहे हैं, जितना सप्लाई इन्फ्लेट हो रही है उससे ज़्यादा सप्लाई बर्न हो सकती है क्योंकि वहाँ पे भी आपको कहीं क्रेडिट बाई करना पड़ेगा और वहाँ के टोकन को बर्न करना पड़ेगा। सेम केस विथ आरवीव, सेम केस विथ आकाश, सेम केस विथ रेंडर, सेम केस विथ हीलियम एंड द सेम केस विथ हाई मेपर, राइट। सो गेम यहाँ पे उसका ही है, जितना सप्लाई बर्न होगा उतना वहाँ पे डिफ्लेशन आएगा और डिफ्लेशन आएगा तभी टोकन का जो प्राइस है उसके हिसाब से बढ़ेगा। इसके फ्लाईव्हील को आप समझो, राइट। डीपिन की फ्लाईव्हील बहुत सिंपल है, पहले सप्लाई साइड बना दो, फिर डिमांड पे काम करो। डिमांड साइड पे आपने टोकन को इस टाइप से रखा है कि आपको टोकन बाई करके बर्न करना है, तभी जाके आप सर्विस यूज़ कर पा रहे हो, तभी जाके उस इंफ्रा को यूज़ कर पा रहे हो, राइट। और एक साइड में आपने सप्लाई रिड्यूस करना स्टार्ट कर ली, इंसेंटिव भी कम करना स्टार्ट कर लिया। पर इंसेंटिव को इस टाइप से डिजाइन करना है कि इंसेंटिव एटलीस्ट 20-30 साल लगे, क्योंकि 20-30 साल तो लग जाता है कई बार डिमांड साइड बनाने में, 10 साल तो मान के चलो। उस टाइप से सीन यहाँ पे बनता है। तो जितना बड़ा मार्केट है उतना ज़्यादा इंसेंटिव होना जरूरी है। जैसे आप अमेजोन से कंपीट कर रहे हो तो आपके पास इंसेंटिव काफ़ी लंबे टाइम तक होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा सप्लाई इंसेंटिव के लिए होना ज़रूरी है। तो फाइल कॉइन की टोकोनॉमिक्स उस हिसाब से हम बात करते हैं, फाइल कॉइन स्टोरेज की कैटेगरी के अंदर आता है, उसकी टोकोनॉमिक्स उस हिसाब से बात करते हैं कि यार अमेजोन से कंपीट करना है तो इंसेंटिव इतना देना सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आपको अमेजोन से कंपीट करना है, आपको गूगल क्लाउड से कंपीट करना है, जिसे वो कंपीट कर रहे हैं, उनसे बेटर रेट उनको ऑफर करनी है, उस केस में आपको ड्राइव करना ही पड़ेगा इंसेंटिव। आप ड्राइव करोगे तभी जाके लोग वहाँ पे नेटवर्क पे ज्वाइन होंगे, माइनर्स मोटिवेट रहेंगे और कहीं ना कहीं आप अफोर्डेबल सर्विस दे पाओगे और लोग उसको यूज़ करेंगे, डिमांड साइड भी मजबूत बनेगी। एलकॉन के केस में 22% के आसपास सर्कुलेशन सप्लाई है और काफ़ी सप्लाई आने बाकी, और ये लाइक 27 साल तक उनका जो है इंसेंटिव वाला सप्लाई वो आता रहेगा। बट सिंस वहाँ पे नेटवर्क काफ़ी अच्छा बन गया है और अभी दे आर ओपन टू बिजनेस, और न्यूयॉर्क सिटी ऑल्सो दे आर वन ऑफ क्लाइंट है। इसके अलावा कई सारे वेब टू बिजनेस के तो वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो भी उनको यूज़ कर रहे हैं, कई सारे वेब 3 बिजनेस उनको यूज़ करते हैं। सो जिनको लार्ज डेटा सेट की रिक्वायरमेंट है, जिनको लार्ज डेटा सेट स्टोर करना है, तो वो फाइल कॉइन यूज़ करते हैं। तो फाइल कॉइन इज़ काइंड ऑफ अमेजॉन AWS के कंपटीशन के अंदर है, गूगल क्लाउड के कंपटीशन के अंदर है। तो एक काफ़ी बड़ा प्लेयर है। स्टोरेज में 75% के आसपास मार्केट शेयर जो है फाइल कॉइन के पास ही है। इंसेंटिव है इसलिए नेटवर्क लंबा और चल सकता है, और जितना इंसेंटिव होगा मैंने बोला, और जिस हिसाब से इंसेंटिव ड्राइव करके नेटवर्क स्टेब्लिश हो जाएगा, उसके हिसाब से अगर नेटवर्क अच्छा है, उनके फीचर्स अच्छे हैं, वैल्यू अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लोग भी ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट का एफर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी टीम है उसके बिहाइंड, उस प्रोजेक्ट के बिहाइंड उसकी बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटी होनी चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, उनको डील क्रैक करनी पड़ेगी। तो काफ़ी कुछ वहाँ पे वेब टू लेवल का एक्शन होना चाहिए, तब जाके वो बिजनेस है वो ग्रो होता है।
सो फाइल कॉइन में वो सब प्रॉपर्टी मेरे को दिखती है पर्सनली, और फाइल कॉइन का रिसेंट जो माइलस्टोन वो भी अच्छा रहा है। डील साइज उनकी ग्रो हो रही है, कैपेसिटी उनकी ग्रो हो रही है, और उनके क्लाइंट्स बन रहे हैं, पार्टनरशिप ग्रो हो रही है, तो उस हिसाब से फाइल कॉइन में अच्छा चल रहा है। आरवीव की बात करते हैं तो आरवीव की सप्लाई वैसे सर्कुलेशन में आ चुकी है, 100% के आसपास सप्लाई सर्कुलेशन में आ चुकी है। तो यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि आरवीव ने इंसेंटिव काफ़ी कम टाइम तक ही रखा, 3-4 साल तक के रखा, और 3-4 साल के बाद इंसेंटिव उनके ड्राई अप हो चुके हैं। अभी ज़्यादा एडिशनल इंसेंटिव लोगों के लिए नहीं है जो आरवीव में जिनको मोटिवेट करते हो माइन करने के लिए। वो आरवीव का नेगेटिव पॉइंट है अभी के लिए, बट सर्कुलेशन सप्लाई सारी आ चुकी है, मार्केट कैप का में वो सम ऑफ द यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं। बट आरवीव का जो थीम है वो थोड़ा डिफरेंट है। फाइल कॉइन आरवीव का दोनों का मार्केट अलग है। जैसे फाइल कॉइन उन कंपनी को टारगेट कर रहा है जो ऑलरेडी AWS यूज़ कर रहे हैं या फिर गूगल क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, जिनको लार्ज डेटा स्टोर करना है। आरवीव उन स्टार्टअप को टारगेट कर रहा है या रिटेल को टारगेट कर रहा है जिनको परमानेंट डेटा स्टोर करना है कम प्राइस पे। तो दोनों का जो ऑफरिंग है वो डिफरेंट है, दोनों का विजन डिफरेंट है, दोनों का टोकोनॉमिक्स डिफरेंट है, बट दोनों का जो बेसिक फंडा है वो सेम है। दोनों ने सप्लाई साइड बनाई है, अभी डिमांड साइड पे काम कर रहा है। सो ये फाइल कॉइन और आरवीव दो प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है स्टोरेज वाली कैटेगरी के अंदर।